मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आज हम लोग मालदीव और भारत के बीच में जो ताज़ा विवाद शुरू हुआ है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आप में से जो लोग इस विवाद के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, उनके लिए मैं शुरुआत यह करूंगा कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप द्वीप समूह में कोई कार्यक्रम था, वहाँ गए हुए थे और कार्यक्रम के बाद वे उसका जो बीच है, उसका जो समुद्र तट है, वहाँ पर उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। और यही नहीं, उन्होंने लहरों के बीच में भी स्नॉर्केल नाम का एक ख़ास तरीके का की जल क्रीड़ा होती है, उसको भी सीखने की कोशिश की थी, करने की कोशिश की थी और उसका फ़ोटो अपलोड हुआ था जो भारत सरकार का वेबसाइट है उसके ऊपर। स्वाभाविक है कि हमारा लक्षद्वीप बहुत ही सुंदर द्वीप है। बहुत पहले 88 के आसपास राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, वे छुट्टियां मनाने गए हुए थे और उस समय भी उस नीले समुद्र का और अविराम जो नैना विराम दृश्य है उसके फ़ोटो निकले थे, किंतु वो ज़माना सोशल मीडिया का नहीं था। अभी का ज़माना सोशल मीडिया का है, इसलिए सेलिब्रिटीज़ या इस तरह के राजनेता अगर अपना कोई फ़ोटो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे अपलोड करते हैं, उसको टेलीविज़न भी काफ़ी ज़ोर शोर से दिखाने लगते हैं और उनके जो समर्थक होते हैं वे भी सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स देते रहते हैं। तो हुआ यही कि उस फोटो के बाद लक्षद्वीप को लेकर के जो सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स हैं उन्होंने अपनी टिप्पणियां देनी शुरू की। सुंदरता का वर्णन तो ठीक था, लेकिन जो खबर आई हुई है कि उस वर्णन करते हुए, सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने मालदीव के बारे में भी कह दिया कि हमारा जो लक्षद्वीप है वह मालदीव से ज़्यादा बेहतर है, टूरिज़्म के ज़्यादा पोटेंशियल हमारे यहाँ है और कुछ अन्य कुछ बातें ऐसी कहीं जो मालदीव के कुछ मंत्रियों को नागवार गुजरी। और वे जो मंत्री हैं वे जूनियर मंत्री हैं, उप मंत्री किस्म के मंत्री हैं। उनमें से 3 ने अलग अलग ट्वीट करना शुरू किया। उसमें उन्होंने बड़ी अशोभनीय बातें कही। एक तो माननीय प्रधानमंत्री का नाम लेकर के और इजराइल से जो हमारे संबंध हैं उसको उसकी तरफ इशारा करते हुए अशोभनीय बातें कही। भारतवर्ष के बारे में बड़ी ही अशोभनीय बातें कही उन्होंने। हमें मतलब जो चीज़ें कई आमतौर से डिप्लोमेटिक भाषा में नहीं कहा जाता, और जो सरकार के चूँकि लोग थे इसलिए सरकार की ओर से तो किसी चीज़ को कहने का मतलब ये हुआ कि वह निश्चित तौर से आधिकारिक वक्तव्य है और वो उचित नहीं था। लेकिन उसका उत्तर ये हुआ कि जो हमारे सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, जो खास करके फिल्म स्टार, उन्होंने तुरंत ये बात शुरू किया कि हम लोग अब लक्षद्वीप छोड़ करके और मालदीव में नहीं जाया करेंगे। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ या फिल्म स्टार हैं जिनके बारे में कुछ सोशल मीडिया में ही ये खबरें आईं। कुछ कार्यक्रमों में उन्होंने, जो टीवी के कुछ कार्यक्रम होते हैं उसमें उनमें से एक सज्जन ने कहा कि मैं तो भारतवर्ष में यदि फिल्मों की शूटिंग होती है और कोई कहानी सुनाने आता है उस बारे में तो मैं कह देता हूँ भाई तुम गेट के बाहर जाओ, और अगर विदेश के बारे में कहता है तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल होगा। किंतु अचानक उनके अंदर भी देश प्रेम जग गया। स्वाभाविक सी बात है। अगर आप वो कहानी नहीं, कविता अगर आपने पढ़ी हो, सुनी हो, जो हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, उस कविता की मैं पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा। एक्चुअली उसका उद्देश्य यही है कहने का कि किसी भी देश का वासी अपने देश से बहुत प्रेम करता है, और यदि देश की बात आती है तो हमारी भावनाएं जगती हैं। स्वाभाविक सी बात, हमारी भावनाएं जगेंगी। उसमें कहा गया है, विश्वत रेखा का वासी जो रहता है नित हाँफ हाँफ कर, हिमवासी जो तम में हिम में जीता है नित कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। ये मूलतः देशभक्ति की भावना से संबंधित कविता है, और कहीं का भी व्यक्ति हो अपने देश की मिट्टी से प्यार करता है। तो ये प्यार तो स्वाभाविक था जो हमारे सेलिब्रिटीज़ थे, लेकिन उन्होंने बैकआउट मालदीव करके और सूचनाएं शुरू की। और उसको लेकर के ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ की जो सरकार है
उसने तुरंत ही शायद उसको महसूस हुआ होगा कि जो हमारे मंत्रियों ने कहा है गलत कहा है, तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो नए चुने गए हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, ताज़ा दम रिपोर्ट आई है यूरोपियन यूनियन की, कि जो चुनाव वहाँ हुए थे जिसमें राष्ट्रपति चुने गए थे, अभी आज के दायरे में जो मुइज़ू हैं, और उन्होंने हराया था सॉलिह को, तो उस समय एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मालदीव में काफ़ी प्रचलित हुआ था। और ये जो मुइज़ू हैं उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जीत गए थे। उन्होंने जीतने के बाद ही बिना शपथ लिए कह दिया कि भारत के 75 के आसपास फौजी जो उनकी मदद के लिए ही मालदीव में हैं, कह दिया आकर इनको वापस ले जाइए। हालांकि उनकी मुलाकात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई थी, एक कार्यक्रम जो वहाँ पर था क्लाइमेट चेंज के बारे में, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हुआ। लेकिन उन्होंने जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहला दौरा किया था वो भारत का नहीं किया था, जबकि भारत पारंपरिक रूप से मालदीव की हमेशा मदद करता रहा है। वो तुर्की चले गए थे, उसके बाद चाइना चले गए जब ये विवाद चल रहा था उस बीच में। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि इस पूरी घटना के बाद भले ही 3 मंत्री हटाए गए, सस्पेंड किए गए, भारत सरकार ने मालदीव के राजदूत को बुला करके कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, बातचीत होती है। अब क्या एग्जैक्टली हुआ तो बताया नहीं गया, लेकिन मोटे तौर पे एक कहा गया होगा, ये उनको निमाश दिया गया होगा कि ऐसा नहीं कहते। और उधर भी उस साइड में भी हमारे जो हाई कमिश्नर हैं उनको भी वहाँ की सरकार ने बुलाया और शायद संबंधों के बारे में बात हुई होगी। मैं आंकड़े देख रहा था कि अगर हमने बायकॉट का नारा दिया हुआ है तो आखिर उससे कितना नुकसान होगा मालदीव को अगर हमारे टूरिस्ट नहीं जाएंगे। तो मुझे दिखाई पड़ा कि 2020 तक, 2014 से 2020 तक का आंकड़ा इसमें आया हुआ है, हिंदू ने छापा है। उसमें चाइना से सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर था टूरिस्ट, सैलानी जाया करते थे मालदीव, और हमारे यहाँ से भी काफ़ी टूरिस्ट जाया करते थे। लेकिन हमारा जो स्थान है वो 7वां, 5वां और दूसरा था। 2020 के बाद से हम 3 सालों तक 20, 21, 22 तक पहले स्थान पर यहाँ के सैलानी रहे, और चाइना जो है वह फिसल करके 6 पे आ गया था, अब वो 3 पर है। और रशिया के जो सैलानी हैं 2023 में वे नंबर 1 पर हैं। उसके अलावा यूके के सैलानी हैं, जर्मनी के हैं, इटली के हैं, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड के, ये बड़े पैमाने पे जाते हैं। और जो सैलानियों के जाने से जो आमदनी होती है वह उसके जीडीपी का, उसका जीडीपी बहुत बड़ा नहीं है, उसके जीडीपी का जो आंकड़ा ताज़ा दम है 22.5% है, जो कभी 26.7 भी गया था, लेकिन कोविड के समय घट करके बहुत ही नीचे चला गया था, अब वो बढ़ करके 22.5 हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस समस्या को हल करने की कोशिश के बजाय हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज़ हैं और कह सकते हैं जो साधन संपन्न लोग हैं, जो मालदीव में छुट्टियां बिताने जाया करते होंगे, हमारे आप जैसे लोगों के औकात कहाँ जो हम जाएंगे। हम तो आईएएस में रहे हैं, लेकिन आज तक हम कभी लक्षद्वीप भी नहीं है। मालदीव की तो बात दूसरी है। अपने पैसे से छुट्टियां मनाने का मतलब हुआ कि आपके पास काफ़ी राशि होनी चाहिए, जो हमारे जैसे प्रशासकों के पास वो राशि नहीं रहती है। तो जो स्वाभाविक है कि जो इस देश के साधन संपन्न लोग हैं वही वहाँ जाते होंगे, और संख्या भी निकली है मोटे तौर पर 2 लाख से ज़्यादा, 2,09,000 के आसपास हर साल के आसपास औसत जो है वो बैठता है, जो हमारे सैलानी वहाँ पर जाया करते हैं। ध्यान रहे कि मालदीव की आबादी 5 लाख है, हमारी आबादी कितनी है 140 करोड़। यानी हम कितने हैं, हम 100 करोड़ का, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। तो आप 140 में 100 से गुणा कर दीजिए, यानी हम 14,000 लाख लोग हैं और वो 5 लाख है। तो हमारे सामने कहा जाए कि मालदीव की एक तरीके से जो आबादी के हिसाब से भी, या हमारे देश की जो कह सकते हैं जो फैलाव है, एक्सपेंस है, हमारे देश का जो कितना बड़ा हमारा देश है, उसके मुकाबले मालदीव ठहरता नहीं है।
उसके पास तो फौज है ही नहीं बिल्कुल, और उसके पास आमदनी के बहुत साधन नहीं है। अगर मान लिया कि मोटे तौर पर 25% जीडीपी का हिस्सा टूरिज्म से मिलता है, कुछ मछलियों के एक्सपोर्ट से मिलता है, कुछ नारियल इत्यादि ऐसे रस्सियाँ बटते हैं या नारियल भी बेचते हैं, और कुछ और छोटे मोटे उनके पास गारमेंट उद्योग है, इससे उनका आमदनी होती है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और कोशिश की जा रही है कि हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएं, और मालदीव काफ़ी नीचे 60वें 70वें स्थान पर है। तो हमारा इस प्रकार से उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि हम मालदीव के बहिष्कार का जो नारा दे रहे हैं, क्या हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम मालदीव को एक दूसरा पाकिस्तान या दूसरा चीन मानते हुए उसको अपना दुश्मन घोषित कर रहे हैं? भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि भारत सरकार को मालदीव के सामरिक महत्व की जानकारी है, और उसे इस बात की भी जानकारी है कि कई वर्षों से वहाँ 2 तरह की प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। आज भी वो प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं। अपोजिशन में जो राष्ट्रपति सालिह के पहले थे, या जो पहले राष्ट्रपति उसके थे रशीद, जिनको हटा भी दिया गया, कूक करके हटा भी दिया गया, वे भारत के प्रति उदार रुख अख्तियार करते थे। लेकिन यामीन ने भी, राष्ट्रपति यामीन ने भी, जो सालिह के पहले थे, उन्होंने 2018 के पहले थे, उदार रुख व्यक्त किया था। लेकिन चाइना के प्रति देखा गया कि उनका झुकाव बढ़ता चला गया। और अब जानते हैं चाइना हमारा पारंपरिक एक तरीके से शत्रु है, पड़ोसी है किंतु शत्रु है। लड़ाई और अभी भी डोकलम और क्या क्या चीज़ें होती रही हैं। और यामीन के समय ही जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें मालदीव शामिल हुआ। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत उसके पक्ष में नहीं है। उसे लगता है कि ये चाइना अपने प्रभुत्व को, वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत सरकार का रुख बहुत ही संतुलित है कि हमें मालदीव को पड़ोसी देश और छोटे पड़ोसी देश होने के बावजूद भी एक सार्वभौम देश होने के उसका जो अधिकार है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ मंत्रियों ने बोल दिया, इसका मतलब पूरा देश को हम अपने विरोधी अगर मान लेते हैं और चाइना की तरफ उसका झुकाव और बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर से हिंद महासागर में हमारे लिए मतलब चाइना कठिनाई पैदा कर सकता है। अभी भी जो उसके राष्ट्रपति चाइना गए, जब विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के समझौते थे, और यह भी कहा कि आप ज़्यादा सैलानी हमारे यहाँ भेजिए। अब आश्चर्य कीजिए, 2,09,000 हमारे लोग जाते हैं, तो उसके एवज में वो 4 लाख लोगों को अगर सब्सिडी देके भेजना शुरू करेगा तो उस पर तो असर नहीं पड़ेगा। हालांकि यदि आप गोदी मीडिया देखिएगा तो कई तो कह रहे हैं कि खत्म हो गया मालदीव की अर्थव्यवस्था खत चौपट हो गई, ये आदि इत्यादि बातें, जिसका कोई सिर पैर है नहीं। ये बिल्कुल घृणा फैलाने की बात, नफरत फैलाने की बात हो रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि छोटा भी अगर देश है, अगर सार्वभौम देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे 750 किलोमीटर की दूरी पर है हिंद महासागर के अंदर, लक्षद्वीप से मोटा मोटी 500 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो हम उसे चाइना का सामरिक अड्डा न बनने दें। भारत सरकार तो ये बात जानती है, सोचती है, लेकिन जो उत्साही लोग हैं, जो ट्विटराटी है, जो सोशल मीडिया वाले वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, वे तो अपना चीख रहे हैं। तो हमें जो सेलिब्रिटीज़, खास करके फिल्म स्टार हैं, उनसे पूछना चाहिए कि तुम भविष्य में किसी भी विदेश में अपनी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दोगे? तुम लक्षद्वीप में करो, अंडमान में करो, गोवा में करो, समुद्र तट तो हमारे इतने अच्छे अच्छे हैं, कोवलम बीच पर करो केरला में, हमारे यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे हैं जिनका कोई मुकाबला दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो उससे विकसित भी किया गया है, विकसित किया जा रहा है। जब सैलानी जाएंगे तो और ही उसका विकास होगा। तो वहीं शूटिंग करो, तुम प्रण कर लो। लेकिन तुम तो पैसा यार कमाने के लिए करते रहते हो। तो अभी बायकॉट मालदीव का नारा दे रहे हो, जब लोगों के दिमाग से बातें उतर जाएंगी तो तुम वहीं पर छुट्टियां मनाने जाओगे। और ऐसा नहीं कि उनके कहने से सारे लोग नहीं जा रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेवल कंपनियां हैं जो बाकायदा सबको मैसेज दे रही हैं। मेरे पास भी मैसेज आया मेक माई ट्रिप का, कि मैं देश के बारे में सोचते हुए अब हम बुकिंग नहीं करेंगे। अरे यार, हमने तुमसे कभी बुकिंग कराई नहीं, तुम मुझे काहे भेज रहे हो? तो इसलिए भेज रहे हैं ताकि कहा जाए कि वे बड़े देशभक्त हैं। देशभक्ति की पहचान यह नहीं है।
देशभक्ति की पहचान ये है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ दुनिया के पड़ोसियों के से अपना संबंध बनाया जाए। यदि कोई पड़ोसी आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रखता हो तो आप उसको पीटना नहीं शुरू कर दीजिएगा। आप कई बार अपनी तरफ भी देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे किसी बर्ताव की वजह से वो निराश हुआ हो या वो ऑफेंडेड फील कर रहा हो, तो हम उसे दूर नहीं करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा मालदीव का कोई मुकाबला है ही नहीं। ना आबादी के लिहाज से मुकाबला है, ना अर्थव्यवस्था के लिहाज से मुकाबला है, ना सामरिक दृष्टिकोण से मुकाबला है। तो हम क्यों बिना बात के मालदीव को इतना ज़्यादा तुल्य दें। हम कोशिश करें कि मालदीव दूसरे पाले में नहीं जाए। यह कोशिश लगातार भारत सरकार की तरफ से होती रही है, क्योंकि हमने बहुत मदद की है मालदीव की भारत सरकार की ओर से। और यहाँ तक कि एक बार तो जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वहाँ कोई कू हो रहा था जिसमें वहाँ के जो तत्कालीन संभवतः जो राष्ट्रपति गयूम उनको कू करके हटाया जा रहा था। तो हमारी फौजें एयरफोर्स के माध्यम से चल गई, उतर गई और बचा लिया जो उन्होंने मांगा था। उन्होंने गुहार लगाई थी। तो हम लोग तो उसके ट्रेडिशनल मददगार रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारा विरोधी न बन जाए और वहाँ पर हमारे विरोधियों का अड्डा नहीं कायम हो जाए। तो मित्रों, मुझे यही बात आपसे शेयर करनी थी। मैं समझता हूँ कि आप भी इस पर विचार करेंगे, और यदि मेरी बात आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।